गुड इवनिंग ऑल। बेसिकली ये जो बैच शुरू किया गया है वो ट्वेल्थ बेस्ड हमारा बोर्ड एग्जाम्स आने वाला है उससे रिलेटेड बातें, ताकि बच्चों को थोड़ा हेल्प मिले चीज़ों में, है ना। उसको प्रिपरेशन में हेल्प मिले, तो इसको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लाइक कि 2-3 मंथ्स 3 मंथ्स से अब ये हमारे पास है 4 मंथ्स टोटल है। आई विल ट्राई, मतलब वी विल ट्राई, हमारा टीम ट्राई करेगा तो हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस कवर अप कर पाए। जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं हमारे सिलेबस में, मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री, या जो बच्चे बायोलॉजी लिए हैं उसके लिए भी, तो ये 4 सब्जेक्ट एवरी डे इन द इवनिंग, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। लाइव सेशन यूट्यूब पे हमारा चलेगा। तो वी प्लान इट अकॉर्डिंगली कि ताकि 4 मंथ्स में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। जिस बच्चे में तैयारी ऑलरेडी हो चुका है उसका रिवीजन हो जाएगा, जिसने थोड़ा सा लग रहा है कि अभी हमारा बच रहा है, कहीं कोई टॉपिक छूट गया है, तो यू कैन ज्वाइन एवरी डे फ्रॉम वेदा एडुटेक चैनल, है ना। चाहो तो आप सब्सक्राइब कर लो उसको, एंड देन उसके बाद आपको डेली नोटिफिकेशन जाएगा जब भी लाइव सेशन होंगे। द टाइमिंग विल बी अराउंड 6 to 9, ऑलमोस्ट 5:30 से 10th क्लास, एंड देन 6:15 से 11th, एंड in between 9:30, 6:30 to 9:30 there will be 11th and 12th class are there. तो जो भी 12th में बच्चे हैं उनका क्लास 7:30 के बाद होगा, एंड जो 11th में अगर हो आप, तो आपका क्लासेस अराउंड 6:15 से होगा। तो आज का टॉपिक जो हमारा है वो रिलेशन एंड फंक्शन है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एग्जामिनेशन व्यू से भी ऑल्सो, मतलब बोर्ड एग्जाम्स के लिए। एंड अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं लाइक जेई, या फिर कोई अपना स्टेट इंजीनियरिंग का एग्जाम आप दे रहे हो, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। बट हम लोग सिर्फ बोर्ड लेवल का भी कवर करेंगे। एंड एट द एंड इन द डाउट सेशन, और एट द एंड ऑफ द सेशन, एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर, we'll do some competitive level questions also. अगर हमारे पास बाद में टाइम बचता है then we will cover those things also. ठीक है, चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं। इट्स रिलेशन एंड फंक्शन। सो सबसे पहले तो हम बातें ये समझते हैं कि रिलेशन एंड फंक्शन में हमें पढ़ना क्या होता है। ये रिलेशन चैप्टर जो है हमारा 11th क्लास में भी रह चुका है, तो 11th का आप थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। हम लोग 11th में हम लोग क्या पढ़े थे रिलेशन, उससे पहले या 11th वाला बात से पहले हम इस चैप्टर में हम कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला बात है कि हम बेसिक्स करेंगे, 11th क्लास का बेसिक जो भी टॉपिक है 11th का बेसिक वाला बातें, ऑर्डर्ड पेयर, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सारी बातें हम वहां से देखेंगे। सेकेंड बातें जो आता है जो 12th का शुरू है, रिलेशंस, व्हाट इज रिलेशंस, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। देन इसी चैप्टर में दूसरा पार्ट शुरू हो जाता है हमारा फंक्शन। नेक्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन, इंट्रोडक्शन टू फंक्शन, एंड देन डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन, देन टाइप ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इनवर्स ऑफ फंक्शन। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है वो हमारे लिए ये है, डोमेन एंड रेंज। आप चाहो तो इस पे स्टार मार्क कर लो। डोमेन एंड रेंज जो है इसमें बोर्ड से भी क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड में भी इसी टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली बोर्ड में इसी टॉपिक से क्वेश्चन आता है, एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हमारा ऑलमोस्ट इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब पहले समझते हैं कि रिलेशन है क्या। तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा फिगर आपके लिए ड्रॉ कर रखा है। यू आर एबल टू सी, यू कैन सी वन, एक जो है एलिप्स है, आप सर्कल भी मान सकते हो। बेसिकली यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि रिलेशन जो है ये एक बहुत बड़ा सा चीज है, लेकिन एक सागर है, उसमें फंक्शन एक छोटा सा बातें हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, रिलेशन जो है हमारा इधर है, एंड रिलेशन एक बहुत बड़ा सा पोर्शन होता है। उसके अंदर हमारे पास जो बातें आता है वो क्या आता है भाई, फंक्शन। तो रिलेशन जो है पार्ट है हमारे फंक्शन, सॉरी, फंक्शन जो है वो हमारे पार्ट से रिलेशंस का, क्योंकि रिलेशन के अंदर हमारे फंक्शन आ रहा है। ऐसा हम कर सकते हैं कि जितना भी रिलेशन है वो सब क्या है, फंक्शन है। बट एवरी फंक्शन विल नॉट बी अ रिलेशन। सारे रिलेशन फंक्शन फंक्शन नहीं हो सकते हैं, बट फंक्शन जितने भी होंगे वो पक्का ही पक्का रिलेशन के अंदर आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं वो बातें देखेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसे पहला ये 11th का पार्ट है।
कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने ऑलरेडी 11th क्लास में कर रखा है। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसे पहले बात की होता क्या है? तो जब भी हम कोई सा दो नॉन एम्प्टी सेट है ना, तो यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा हुआ है कि गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी। ए एंड बी का बात कर रहा है, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट दैट इज ए एंड बी, one set A, another set B. The set of all other pair X comma Y, where X belongs to A and Y belongs to B, is called Cartesian product of A and B. तो अभी अपन पहले समझते हैं कि हम प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास मान लो ऐसा कुछ होता है, यहाँ सिंबॉलिकली भी बातें किया गया कि सिंबॉलिकली वी कैन राइट ए क्रॉस बी। इस तरीके से अपन लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज नथिंग बट इट्स इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, फर्स्ट दैट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। यहाँ पे कि हमारा x जो है a से बिलोंग कर रहा है और y जो है b से बिलोंग कर रहा है। सबसे पहले बात है अपन समझने का कोशिश करते हैं कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है क्या, ये एक्चुअल प्रोडक्ट है या व्हाट इट इज, मतलब कैसे हम इसको प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हम फाइंड कैसे करते हैं? क्या ये एग्जैक्टली जो हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं वही बातें हैं या समथिंग डिफरेंट और बातें हैं यहाँ पे? लेट्स सी। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन कंसीडर कर लें कि x प्लस वाई, मान लो एक हम ऐसे ले लेते हैं कि x प्लस वाई इंटू, और टेक इट लाइक दिस रिवर्स वे, a कॉमा बी, कॉमा बी इंटू एक्स कॉमा वाई। मान लो ऐसा हमारे पास बातें दे रखा है कि a कॉमा बी, और बेटर टू टेक द प्लस सिंबल, दैट्स फाइन। प्लस साइन का यूज करेंगे कॉमा की जगह पे यहाँ पे। लेट अस टेक a प्लस बी। a प्लस बी एंड दूसरा बात है क्या है, x प्लस वाई। अगर हम नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन इसको करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ए एक्स एंड देन ए वाई, बी एक्स एंड देन बी वाई। बट यहाँ पे जो बातें होता है एग्जैक्टली सेम सेम टाइप का बात है। हमने यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, ए इंटू एक्स क्या देगा हमें, ए एक्स देगा। ए इंटू वाई ए वाई देगा। बी इंटू एक्स इज बी एक्स एंड बी इंटू वाई दैट इज बी वाई प्लस बी वाई। तो हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है एग्जैक्टली ऐसा ही वर्क करता है कि अगर हमारे पास दो सेट है, मान लो कि हमारा सेट ए जो है वो क्या है, ए कॉमा बी है। सेट ए अगर हमारे पास ऐसा कुछ है कि ए कॉमा बी है एंड सेट बी विल बी एक्स कॉमा वाई। तो अब जो हमारा प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी विल बी नथिंग बट, ये अपन कर्ली ब्रैसेस के अंदर लिखते हैं तो अगेन ए इंटू एक्स, जैसे हमने ए एक्स लिखा है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का सिंबल डाल रहे हैं वेयर इट्स इन द मल्टीप्लीकेशन। बट जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं यहाँ पे दो सेट के बीच में, जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लीकेशन का सिंबल नहीं डाल करके इसके कॉमास डालते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए कॉमा एक्स, फर्स्ट एलिमेंट विल बी ए कॉमा एक्स, सेकेंड एलिमेंट दैट इज ए कॉमा वाई, ए कॉमा, again the third one is e comma x and the fourth one is e comma y, like this। बट एक और चीज यहाँ पे समझने वाला बात है कि हमने यहाँ पे देखा कि ए एक्स
इंटू एक्स, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई, ये जो बातें हैं ऑलमोस्ट सिमिलर दिख रहा है। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है बट हम यहाँ पे हमने कॉमा डाला है, जहाँ भी प्लस साइन या इंटू है एग्जैक्टली वैसा ही वर्क कर रहा है। बट क्रॉस प्रोडक्ट जो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन वाला बातें हैं, उसमें हम अगर ए एक्स को एक्स ए लिख दें तो चलेगा बातें। बट क्रॉस प्रोडक्ट में वी कांट राइट एक्स प्लस ए। मतलब अगर हम यहाँ पे फिर से बातें करें कि अगर ए क्रॉस बी है, इसको अपन लिख सकते हैं एक्स इंटू ए। ए एक्स को अपन लिख सकते हैं एक्स इंटू ए, वाई इंटू ए, एक्स इंटू बी, वाई इंटू बी। बट वी कांट राइट हियर, ये बातें नहीं लिख सकते हैं एक्स कॉमा। तो इतना ही डिफरेंस है इस दोनों में। अगर हम इसको रिलेट करें इस चीज से तो इतना ही डिफरेंस है कि हम इसे एक्स कॉमा ए नहीं लिख सकते। वी कांट राइट इट एक्स कॉमा ए एंड वाई कॉमा ए, और एक्स कॉमा बी और वाई कॉमा बी। तो हम जिस जिस भी सेट को पहले लिख रहे हैं उसका एलिमेंट फर्स्ट एंड देन कॉमा, देन सेकेंड सेट इज बी, सो बी का एलिमेंट सेकेंड है। ध्यान से देखिए यहाँ पे जो हमारा ए है वो सेट ए का एलिमेंट है, और एक्स जो है वो सेट बी का एलिमेंट है। सेट ए का एलिमेंट जो है वो कहाँ आ रहा है, पहले पहले पोजीशन पे आ रहा है। ए जो है हमारा पहले पोजीशन पे आ रहा है, और बी जो है हमारा दूसरे पोजीशन पे आ रहा है, क्योंकि हमने ए क्रॉस बी लिया है। अगर हम बी क्रॉस ए लेते तब क्या होता, तब एक एक्स कॉमा ए लिख सकते थे। तो जो सेट हमारे पास पहले है उसका एलिमेंट फर्स्ट, जो दूसरे नंबर पे है उसका एलिमेंट दूसरे नंबर पे आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी में कुछ और बातें भी है, नोट करने वाला बात है। नोट करने वाला क्या बात है कि जब भी अभी अभी हमने बात किया कि यहाँ पे ए एक्स, ए कॉमा एक्स एंड एक्स कॉमा ए, ये दोनों बराबर नहीं है। ए कॉमा एक्स जो है नॉट इक्वल टू एक्स कॉमा ए। तो अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो देयर मस्ट बी समथिंग, कुछ तो बातें हैं। तो दोनों का ऑर्डर्ड पेयर जो है वो क्या है, डिफरेंट है। दोनों में ऑर्डर्ड पेयर क्या है, डिफरेंट है। पहले वाले का ए कॉमा एक्स है, दूसरे वाले का एक्स कॉमा है। अब ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है वो समझते हैं। तो नोट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द corresponding first element are equal and the second elements are also equal। अगर हमारे पास दो सेट दिया हुआ है और अगर दोनों ऑर्डर्ड पेयर अगर दोनों का ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो दोनों का एलिमेंट को इक्वल होना पड़ेगा। करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट का जो एलिमेंट पहले नंबर पे है उसको फर्स्ट नंबर वाले एलिमेंट से इक्वल। हम एक्स कॉमा वाई इक्वल टू यू कॉमा वी बोलते हैं। तो एक्स मस्ट बी इक्वल टू यू एंड वाई मस्ट बी इक्वल टू, हमने सेम बातें लिख रखा है कि अगर हम इस दोनों ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल बोल रहे हैं तो दोनों का करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल होना पड़ेगा। सेम थिंग यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि एक्स कॉमा वाई जो है इसको वी कांट से कि ये जो है हमारा यू कॉमा वी के बराबर, ये हमेशा यू कॉमा वी के बराबर है। हम नहीं कह सकते हैं कि ये वी कॉमा यू के बराबर, ये कहना एकदम गलत है। अगर हमने ये बोल दिया कि इफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू यू कॉमा वी, देन वी कांट से एक्स कॉमा वाई इक्वल टू। ठीक है, दूसरा बात ये आता है कि अब ध्यान से देखो, दूसरा बात ये क्या आ रहा है कि एन ऑफ ए, अगर हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सबसेट इन सेट ए, एन ऑफ ए का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए जो है पी है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी ये क्या है, क्यू है। देन एन ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा ए क्रॉस बी में। तो ये बोल रहा है कि पी क्रॉस क्यू। अभी अभी हमने देखा है दो एलिमेंट ए कॉमा बी एंड बी हैज एक्स कॉमा वाई। अभी क्या बातें हो रहा था, दोनों में जो एलिमेंट है, दो दो एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी कितने एलिमेंट्स दे रहे हैं, टोटल 4।
ए कॉमा एक्स, ए कॉमा वाई, बी कॉमा एक्स एंड बी कॉमा वाई। टोटल 4 एलिमेंट्स यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। ठीक है, तो यही बातें ये बोलना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन मान लें कि हमारे पास जो है सेट ए में, सेट ए में समथिंग, ए के पास हमारा कुछ ऐसा 1 कॉमा, ऐसा बात है, ए के पास हमारा 1 कॉमा 2 एंड बी हैज समथिंग A कॉमा B। तो अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो एन ऑफ ए कितना है, एन ऑफ ए इज नथिंग बट इट्स 2। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है ए में, एंड देन अगेन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, एन ऑफ ए दैट इज नथिंग बट 2। और इस जगह पे ध्यान दे तो हमारे पास बी में भी 2 है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि एन ऑफ बी इज नथिंग बट इट्स इक्वल। अब अगर हम फाइंड करें ए क्रॉस बी, यहीं पे अगर ए क्रॉस बी फाइंड किया जाए तो वी कैन से कि ए क्रॉस बी में क्या क्या बातें हो जाएगा। नथिंग बट 1 इंटू ए, 1 कॉमा ए, 1 इंटू बी, 1 कॉमा बी, 2 इंटू ए, 2 कॉमा ए, 2 इंटू बी, 2 कॉमा बी। तो अभी नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स अगर अपन काउंट करें इसमें तो कितने हो रहे हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो एन ऑफ ए क्रॉस बी इज नथिंग बट, अब ध्यान से देखिए तो एन ऑफ ए कितना था, 2 था, एन ऑफ बी कितना था, 2 था। तो हम यहाँ पे ये भी बातें बोल सकते हैं, एन ऑफ ए क्रॉस बी इज नथिंग बट इक्वल टू एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सिमिलरली अगर हमारे पास 3 एलिमेंट्स ए में होता, 2 एलिमेंट्स बी में होता, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 6 होते ए क्रॉस बी। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। ये बहुत आसान सी बात है, अभी तक कुछ हमने यहाँ पे किया नहीं है। इट्स ऑल आर फ्रॉम द 11th पोर्शन। अभी तक 11th वाले ही बातें कर रहे थे ना। हाँ, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है हमारे पास, कंसीडर दिस। एग्जाम्पल में क्या बोला जा रहा है, कंसीडर दिस ए इक्वल टू 1 कॉमा 2 कॉमा 3 एंड दूसरा बात ये क्या है, 4 कॉमा 5, 4 कॉमा 5। देन ए क्रॉस बी विल बी 1 कॉमा 4, 1 कॉमा 5, 2 कॉमा 4, 2 कॉमा 5, 2 कॉमा 4, 2 कॉमा। अभी ध्यान से देखो यहाँ पे क्या चल रहा है हमारा, जो सेट ए है उसमें क्या है, 3 एलिमेंट्स है। टोटल नंबर अगर हम यहाँ पे एन ऑफ ए का बात करें तो हमें E दिख रहा है। यहाँ पे हम एन ऑफ बी का बातें करें, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 2 एलिमेंट्स है। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो एन ऑफ ए क्रॉस बी, अगर एन ऑफ ए क्रॉस बी का बात देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने हैं, टोटल 6। तो हम यहाँ से भी देख पा रहे हैं कि ये 3, ये 2, 3 इंटू 2 6। अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े तो बी क्रॉस ए भी यहाँ पे फाइंड किया हुआ है। बी क्रॉस ए इज द रिवर्स वे, है ना, दूसरे तरीके से बी को हमने पहले रखा है। तो ध्यान से देखो बी का एलिमेंट जो 4 है वो हमारा पहले पोजीशन पे है, ए का एलिमेंट जो 1 है वो दूसरे पोजीशन पे है। मतलब बी क्रॉस ए जो है यहाँ पे बदल गया है। तो ए क्रॉस बी जो था 1 कॉमा 4, 1 कॉमा 5, 2 कॉमा 4, 2 कॉमा 5, 3 कॉमा 4, 3 कॉमा 5। बट बी क्रॉस ए क्या हो गया, 4 कॉमा 1, 4 कॉमा 2, देन अगेन 4 कॉमा 3। तो हम तीनों से एक एक बार एलिमेंट्स लेंगे, देन 5 कॉमा 1, 5 कॉमा 2, 5 कॉमा 3। तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि हमारा जो ए क्रॉस बी है वो क्या है, बी क्रॉस ए के बराबर नहीं। दोनों
इक्वल नहीं है, क्योंकि दोनों में जो ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, राइट। दोनों में जो ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है, दैट्स व्हाई इट्स नॉट इक्वल। और दूसरा बात जो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एन ऑफ ए क्रॉस बी इज नथिंग बट एन ऑफ ए इंटू। तो इस वाले में, इस क्वेश्चन में जो है टोटल पहला थ्री, total number of elements in A is 3, total number of elements in B is 2. So n of A into n of B is 6. ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ा जाए तो अब क्या है कि यहाँ तक जो है ये ऑर्डर्ड पेयर वाला बातें हो गया, ऑर्डर्ड पेयर एंड क्रॉस प्रोडक्ट वाला बातें यहाँ पे हो चुका है। नाउ वी कैन, नाउ द रिलेशन। फर्स्ट वी नीड टू सी अबाउट द रिलेशन, कि अपन रिलेशन बोलते किसको है, व्हाट इज रिलेशन। पहला बात जो है हमारा वो क्या है, व्हाट इज रिलेशन। तो रिलेशन होता क्या है, सबसे पहले तो ये। तो अगर हम सेट के आधार पे रिलेशन को देखें तो अगर दो सेट हमारे पास है और दोनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट है, मतलब दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, देन द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज नथिंग बट वो सबसेट होगा किसका, यही हमारा जो अभी क्रॉस प्रोडक्ट हमने फाइंड किया उसका सबसेट होगा। तो छोटा सा इसका डेफिनेशन एक लिख लेते हैं कि अगर हमारे पास दो सेट है, वी हैव टू सेट्स, टू नॉन एम्प्टी सेट्स। अगर हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, राइट, दो नॉन एम्प्टी सेट है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि देन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज नथिंग बट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सबसेट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, सबसेट का मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि वो सारा एलिमेंट जो ए क्रॉस बी में बन रहा है सारा एलिमेंट हमारे पास प्रेजेंट हो, कुछ पार्ट्स भी अगर होगा, लाइक अगर हमारे पास 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी एंड 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी आ रहा है, टोटल 4 एलिमेंट्स है, तो इस 4 में से अगर दो एलिमेंट भी फॉर्म हो रहे हैं तब भी हम क्या बोलेंगे, हमारा रिलेशन ए से बी में है। सी को अगर दूसरे वर्ड में देखा जाए तो हम एक और बात बोल सकते हैं कि इफ, अगर दूसरे तरीके से इसको देखा जाए तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इफ आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी and A comma B belongs to R, then we say that A is related to B by the relation R, and it's written as A related R. Right? We can write it like this: A relation R. This is one of the way we can represent the relation A and B. So first one is the definition for relation. Second one is the vice versa of that. We already have the subset of A cross B, then A comma B must be belongs to R. एंड हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए रिलेटेड बी। नाउ द नेक्स्ट इज, इसके बाद का बातें अगर हम देखें तो हम क्या बोलेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशंस, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कितने टाइप्स के रिलेशंस होते हैं। तो कुछ कुछ बातें 11th में हो चुका है टाइप्स ऑफ रिलेशंस का, कुछ कुछ बातें हम 12th में पढ़ेंगे। बट आज हम क्या कर रहे हैं कि स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं, तो हम बेसिक भी 11th का कवर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे बेसिक वाला बातें भी करेंगे। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में जो सबसे पहला रिलेशन है वो क्या है, वाइड रिलेशन। फर्स्ट रिलेशन इज वाइड रिलेशन। वाइड रिलेशन, वाइड रिलेशन क्या होता है, वाइड रिलेशन काइंड ऑफ नल सेट ऑल्सो, जहाँ पे कि हमारा कोई सा भी एलिमेंट्स ना प्रेजेंट हो उसको अपन, और इसको एम्प्टी सेट, एम्प्टी जहाँ पे कि हमें कुछ हो ही ना, कि अगर हमारे पास हमने कुछ फाइंड किया ए क्रॉस बी एंड वी डिडंट गेट एनी एलिमेंट देयर, तो हम वहां पे क्या बोलेंगे, दोनों में क्या रिलेशन है। इसका डिफिनेशन अगर देखा जाए तो एज
अपन क्या बोल सकते हैं? एज फाई इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। फाई जो होगा क्या होगा, सबसेट होगा ए क्रॉस ए का फॉर एनी सेट ए। सो फाई इज ए रिलेशन ऑन ए फॉर एनी सेट ए। So this phi is a relation on phi is a relation on A called the empty set or empty or void relation is called an empty or void relation। क्योंकि हमने जब भी ए क्रॉस ए करा और हमें कोई सा भी सेट नहीं मिला, कोई सा भी एलिमेंट नहीं मिला वहाँ पे, void। फिर दूसरा बात है क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में क्या है, सेकेंड थिंग इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल रिलेशन में बातें हैं कि अगर हमारे पास हम ए को ए से ही क्रॉस प्रोडक्ट या ए को ए का ही कार्टेशियन प्रोडक्ट, और वो सारा का सारा जो भी हमें क्रॉस प्रोडक्ट में रिलेशन आया है वो ए क्रॉस ए के बराबर ही आएगा, ऑब्वियस सा बात है। तो हम उसे क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल। वी कैन राइट इट लाइक दिस, सिंस ए क्रॉस ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, so A cross A is a relation on A. It's called the universal relation. It's called the universal relation. Next, तीसरा रिलेशन क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन। थर्ड रिलेशन इज आइडेंटिटी रिलेशन। और हम लोग सारा टर्म जान लेते हैं देन आगे बढ़ेंगे। आइडेंटिटी रिलेशन होता क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं आई ऑफ ए से, और इसमें दोनों का दोनों एलिमेंट सेम टू सेम होना चाहिए। अगर हमारे पास कोई आई ऑफ ए एक सेट है तो हम क्या बोलेंगे, इसमें जो एलिमेंट होगा वो तो ए कॉमा ए होगा या तो बी कॉमा बी होगा। तो द रिलेशन आई, अगर हम बातें करें तो द रिलेशन आई ए, और आई ए कैसा दिखेगा, हमारे पास जो सेट होगा वो ए कॉमा ए, दोनों एक्स एक्स कोऑर्डिनेट के जगह पे भी ए एंड वाई कोऑर्डिनेट, देन वी कैन से इट्स आइडेंटिटी। और ये ए कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ये ए हमारा सेट ए से बिलोंग कर रहा है, ए कॉमा ए such that A must be belongs to A. This type of relation is called the identity. Identity relation. नेक्स्ट बातें जो है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव, जो कि हमें ट्वेल्थ क्लास में भी पढ़ना है। रिफ्लेक्सिव रिलेशंस में क्या होता है हमारा, फोर्थ वन, दैट इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का अगर बातें करें तो इसमें हमारा जो भी सेट ए है, अगर हम एक रिलेशन आर है हमारे पास, तो हम उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब बोलेंगे जब
हर एक एलिमेंट ऑफ ए जो है वो रिलेटेड होगा किससे, वो खुद के सेट के रिलेशन एलिमेंट से रिलेटेड होगा, तभी अपन क्या बोलेंगे उसको reflexive। और तो डेफिनेशन अपन ऐसा लिख सकते हैं कि a relation R is said to be reflexive only when a relation R is said to be reflexive if every element of A is related to itself। वो खुद से रिलेट कर रहा होगा सारे एलिमेंट को, then only we can say that it's a reflexive relation। तो हम क्या बोल सकते हैं कि A comma A belongs to R for all A belongs to A equal to R, then R is reflexive। अगर मैथमेटिकल टर्म में इसको बातें किया जाए तो यहाँ क्या बोल सकते हैं, A comma A belongs to R and where A जो है हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, कैपिटल ए से। So for all small a belongs to capital A, then R is a reflexive। R is a reflexive relation। नेक्स्ट बातें आता है सैमेट्रिक। सैमेट्रिक रिलेशन इज नथिंग बट अगेन A is related to B or B is related to A, then we can say this type of relation is symmetric। Symmetric relation is if A is related to B and B is also related to A, then it's a symmetric relation। So symmetric relation का बात है, one is symmetric relation। राइट। सो symmetric relation होता क्या है, हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे, तो हम बोल सकते हैं रिलेशन R is said to be symmetric। A relation R is said to be symmetric if and only if or symmetric relation if and only if A comma B belongs to A comma B and only if comma B belongs to R and B comma A belongs to R for all A comma B belongs to A। अगर ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है for all A comma B belongs to A, अगर ये स्टेटमेंट जब ट्रू होगा तभी हम बोलेंगे कि हमारा जो रिलेशन है वो सैमेट्रिक। तो दूसरे तरीके से अगर अपन लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, इफ A related to B, a small a related to B and small b related to A रिलेट होने के बाद देन स्मॉल b रिलेटेड स्मॉल a, देन वी कैन से हमारा जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन। लेकिन यहाँ पे भी कंडीशन क्या होना चाहिए, दोनों a comma b मस्ट बी बिलोंग्स टू फॉर ऑल a comma b। सिंबल का मतलब है फॉर ऑल a comma b मस्ट बी बिलोंग्स टू सेट। देन ओनली वी कैन से कि जो हमारा रिलेशन आर आ रहा है वो क्या है, सिमेट्रिक। देन आर इज अ सिमेट्रिक रिलेशन।
then R is a symmetric relation. नेक्स्ट सिक्स्थ जो होता है, सिक्स्थ बात है क्या है हमारा ट्रांजिटिव। छठा जो है ट्रांजिटिव, एंड बिफोर ट्रांजिटिव वी कैन डिस्कस वन मोर दैट इज एंटी सैमेट्रिक। सिक्स वन इज एंटी सैमेट्रिक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका टर्म्स को, इसका कुछ क्वेश्चंस लेकर के समझेंगे। अभी जस्ट टर्म्स का डेफिनेशन लिख लेते हैं, एंड देन इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी कैसे ये वर्क करता है, कैसे कहाँ कहाँ कौन से एग्जांपल्स होते हैं इसके, एंड हाउ वी कैन से कि दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, दिस इज एंटी। तो अभी सिमेट्रिक का हमने देखा कि ए अगर रिलेटेड टू बी होगा और बी रिलेटेड टू ए होगा, देन ओनली वी कैन से कि दोनों जो हमारा रिलेशन है वो क्या है, सिमेट्रिक है। तो एंटी सिमेट्रिक में it's almost the same thing. A relation R is said to be anti-symmetric if A comma B belongs to R and B comma A belongs to R, then A must be equal to B, right? तो अपन यहाँ पे एक बात करें कि एंटी सिमेट्रिक क्या है। तो एंटी सिमेट्रिक इज नथिंग बट यू कैन एज्यूम हमारे पास अगर सेट ए है तो अ रिलेशन आर जो है हमारा, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए is said to be anti-symmetric anti-symmetric relation कब होगा, जब if and only if A comma B belongs to, and only if A comma B belongs to R and B comma A belongs to R, then A must be equal to B for all, then यहाँ पे और क्या बात होगा, then ये जो है B के इक्वल होना पड़ेगा तभी ये एंटी सिमेट्रिक। फॉर ऑल A comma B belongs to set A। अब अगर ए कॉमा बी, ए एंड बी अगर इक्वल हो जाए तो ये ए कॉमा ए या बी कॉमा बी जैसा हो जाएगा। तो हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अभी, सॉरी आइडेंटिटी रिलेशन में अभी अभी हमने बातें कराया कि हमारा जो सेट, जो रिलेशन आता है वो ए रिलेटेड टू ए, दोनों ए और बी दोनों एक्स और वाई की जगह पे एलिमेंट्स है दोनों इक्वल हो। तो हम यहाँ पे इसका डिफरेंस, दोनों में हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, दोनों अलग क्या है। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशंस ऑन एनी सेट ए आर एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस, राइट। हम यहाँ पे बातें बोल सकते हैं जो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है ऑन एनी सेट ए आर एंटी सिमेट्रिक, मतलब जितने भी हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होगा वो सब क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करें इसमें, लेट्स से टेक ए इक्वल टू हमारा 1 2 3 4, चार एलिमेंट है हमारे पास। तो हम यहाँ पे अगर रिलेशन फाइंड करें, आर इज 1 1 2 2 3 3 4।
तो अगर ध्यान से देखिए तो इसमें दोनों ए एंड बी का वैल्यू जो है वो क्या है, इक्वल है, सो दैट्स व्हाई इट्स एन सिमेट्रिक रिलेशन। एंड यहाँ पे 1,1 मतलब A, A, 2, बी वाला बातें हैं, so it's an identity matrix, identity relations also. It's an identity relations. Third one, seventh one. So seventh is the time is over. Okay, let's write the one more. Next is transitive. So transitive relations is basically nothing but if A is related to B, transitive relation, we can say if A relation R is said to be transitive if and only if A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, then A comma C must be belongs to R for all A, B, C belongs to A. So we can say it like this. अगर हमारे पास दो सेट है ऐसा, एक रिलेशन हमारे पास गिवन है एंड कैन से relation R is said to be transitive relation if and only if अगर हमारा ये बातें हो जाए ए कॉमा बी जो है बिलोंग्स टू आर है एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, then A comma C must be belongs to R for all A comma B comma C belongs to A. इसका मतलब for all A comma B comma C जो है for all A comma B comma C जो है belongs to A के बराबर, A से belong करना चाहिए नो एलिमेंट्स। then we can say कि जो हमारा रिलेशन है अभी दो और बातें बच गया है हमारा, इक्विवेलेंस रिलेशंस and inverse relations, which we will do in the next class. So I'm going to stop it here. Equivalence relations and equivalence classes of an equivalence relation, then composition of relation, सारा बातें अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंक्शंस का भी काम करेंगे एंड नेक्स्ट क्लास में वी विल डू द क्वेश्चंस ऑन दिस टाइप्स ऑफ रिलेशंस, हर टाइप के रिलेशंस पे अपन एक एक एग्जांपल्स करेंगे एंड देन विल सी कि कैसे अपन डिफरेंशिएट कर पाएंगे। कुछ रिलेशन हमें सेम सेम दिख रहा है जैसे आइडेंटिटी एंड सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक, इट्स ऑलमोस्ट सेम, so we'll do one example for all the relations. So that's all for today. I think everyone understood this. Thank you.